कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में हम बात करने जा रहे हैं नीतीश फैक्टर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जल्द ही दिल्ली की राजनीति की ओर रुख करने का मन बना चुके हैं और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। अब सवाल यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में आ रहा है विधानसभा चुनाव, तो क्या यूपी में नीतीश फैक्टर का कोई असर होगा? इसी पर हम आज की डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। एक समय था जब सरकारें प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी। गवर्नमेंट माफिया के सामने नतमस्तक थी। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है। स्वाभाविक बात है कि वहां की पब्लिक को बुरा तो लगेगा ही, और उन्हें बुरा लग रहा है तो वो अपनी बात, मन की जो पीड़ा है उसको वो रख रहे हैं। तो सीएम समझाने के बाद वो मान जाएंगे? किस तरीके से देखते हैं? अब वो भाई पीड़ा तो उनको रहेगी, और पीड़ा है, और सीएम साहब का जो निर्णय होगा वो सब लोगों के लिए मान्य होगा। तो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। नीतीश जी 3 साल पहले अपने लोगों के बीच में कहा था कि जो हमें राज्यसभा जाने की इच्छा है, और अभी उनको कोई भेज नहीं सकता। वो अपने मन से गए हैं, आगे भी ये सरकार चलेगी उन्हीं के मन से। नीतीश कुमार 2 दशक बाद बिहार की कमान छोड़कर अब दिल्ली का रुख करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रुख किया है, तो अब बिहार की अगुवाई को लेकर कयास शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई है वो सियासत भी जो इसको उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। सपा ने इसे गठबंधन से धोखा बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सत्ता का लालच कहा है। उधर बीजेपी के पलटवार के बाद सवाल ये कि बिहार में बदलाव 2027 में यूपी में कितना असर? इसी पर आज की डिबेट। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी है, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, संदीप सिंह जी दलित चिंतक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का पैनल पर स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस में आज की पूरी डिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द है वो सवाल आपको दिखा देते हैं। सियासी मौका है या गठबंधन में धोखा है? अब नीतीश कुमार जिस तरह दिल्ली का रुख करने जा रहे हैं, मतलब एक स्टेट का सीएम होना और उसके बाद राज्यसभा सांसद होना। हालांकि उसके लिए वो अपना कारण गिना रहे हैं कि मैं चाहता था कि मैं विधानसभा में रहूं, विधानमंडल में रहूं, लोकसभा में रहूं, अब राज्यसभा रह गई है। कारण उन्होंने दिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कयास भी हैं कि अब आखिर बिहार में जेडीयू का क्या भविष्य होगा, नीतीश कुमार का खुद का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बीजेपी बिहार में जेडीयू को डोमिनेट कर जाएगी, क्या पार्टी टूटेगी? और दूसरी तरफ विपक्ष है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, जो बार बार इस बात को याद दिला रही है कि जब चुनाव चल रहे थे बिहार में, तब भी सपा की ओर से कहा गया था कि नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है, यानी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पर बाद में वो सीएम नहीं रहेंगे या नहीं बनेंगे। उसी बात को सपा दोहरा रही है कि ये तो गठबंधन से धोखा है। बिहार में बदलाव 2027 में यूपी में कितना असर? क्या उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा? क्योंकि बिहार से लगता हुआ जो पूर्वांचल का हिस्सा है, बहुत सी सीटों पर वहां की आबादी, वहां की बोली, वहां का मिजाज, बहुत कुछ बिहार और पूर्वांचल के उन हिस्सों को आपस में अब जोड़ता भी है, और बहुत हद तक वहां के जो मुद्दे हैं उन पर भी असर डालता है। तो क्या इसका यूपी में कोई असर होगा? नीतीश दिल्ली आएंगे, यूपी में अखिलेश याद दिलाएंगे, ये बात बार बार विपक्ष याद दिलाएगा। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ओपी सिंह जी का सबसे पहले रुख करेंगे। ओपी सिंह जी, जैसा मैंने जिक्र किया, आप देखिए जैसे नीतीश कुमार की दिल्ली आने की बात उठी, विपक्ष हमलावर हो गया। खासतौर पर सपा कह रही है कि हमने तो पहले ही कहा था वो चुनावी दूल्हा है, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और बीजेपी का ये गठबंधन से धोखा है, इसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, ये जनभावनाओं के खिलाफ है, ये सब कहा जा रहा है। बिखरते और टूटते हुए जनादेश को देखते हुए ईडी गठबंधन अगर अपनी अपनी पार्टी पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर। नीतीश जी
बिहार के नहीं देश के लोकप्रिय नेता है और एक लंबे अवधि तक वह बिहार के मुख्यमंत्री थे और हैं। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इतने वर्षों में विपक्ष चाहकर भी नीतीश जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आज अगर नीतीश जी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं लोकसभा राज्यसभा में भी जाऊं, राज्यसभा में जाना चाहता हूं, इनको क्या ऐतराज है? क्या मतलब इससे अखिलेश जी से पूछ करके वो डिसीजन ले कि राहुल जी से पूछ के डिसीजन ले? और दूसरी बात, हमारा गठबंधन क्या है, वो गठबंधन का परिणाम क्या है? चाहे केंद्र में परिणाम गठबंधन का देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में गठबंधन का प्रभाव देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, अन्य राज्यों में जहां हमारी विजय हुई। लेकिन राहुल गांधी का देख लीजिए गठबंधन, जब से नेता हुए 96 चुनाव हार चुके हैं, 100 के करीब दशक 100 पूरा करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को आप देखिए तो वो हताशा, कुंठा और निराशा से ग्रसित है। वंशवाद के कारण 12 से 17 में उन्होंने राज भोगा, राज्य की सेवा नहीं किया, राज भोगा। और जैसा कि इस पार्टी की पैदाइश में ही है जातिवाद तुष्टीकरण, पहले एमवाई का नारा एक चुनाव में, फिर पीडीए का नारा, तो वो तो हताशा उसमें जैसे मछली बिना पानी के आप इसे हताशा कह रहे हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार का चुनाव लड़ा गया और उसके बाद अचानक से ये फैसला, अचानक से फैसला, कोई ऐसा मुद्दा भी बिहार में नहीं था जिसमें कार्रवाई की बात होती, तो आखिर बहुत सारे सवाल और कयास हैं इसके पीछे। प्रोफेसर भुवन जोशी, देखिए आस्था जी, आज की जो घटना है वो दिखने में तो हमको लग रहा है कि एक राजनीतिक अपहरण है, लेकिन ये बिहार का आर्थिक अपहरण है। और हम समाजवादियों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस आर्थिक अपहरण के बहाने पूरा बिहार को मांग लिया है। और जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि ये माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे का और नाम का इस्तेमाल करके उनको दूध में मक्खी की तरह फेंक देंगे। और जैसा कि मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये भस्मासुर लोग अपने साथियों को हाथ रखकर भस्म करना ये जानते हैं। वीआईपी पार्टी हो, शिवसेना हो, कई क्षेत्रीय दलों को इन्होंने इस पर करने का काम करा। ये इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सुन पा रहा था, जो गठबंधन की असफलता की बात बता रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के विजन को देखते हुए जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2024 में, आप उत्तर प्रदेश में 80 की 80 की बात कर रहे थे, आपको 43 सीट जीतकर हम लोग आपको आपके सपने को पूरा नहीं करने दिया। आपने देश में बात करी 400 पार की बात, आपको 240 में लाने का काम करा। ये गठबंधन की ताकत है, ये माननीय अखिलेश पीडीए के विजन की ताकत है। ठीक है, सुधा मिश्रा जी, नीतीश दिल्ली आएंगे तो क्या यूपी में नीतीश फैक्टर का कोई असर होगा, खासतौर पर जो पूर्वांचली हिस्सा है? आस्था जी, भाजपा जिस पे हाथ रखती है उसको कहां से कहां ले जाती है सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपने हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई से सुना, उन्होंने वंशवाद, परिवारवाद, विरासत, न जाने कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया। और चल किस पे रहे हैं तो उत्तर इनके पास नहीं होगा। जब भी कोई बात कहनी होती है तो अभी अगर काम वही कोई और कर रहा होता है, कहते हैं कि हमारी राजनीति हम जो करेंगे, कोई और करे तो तुरंत सबसे पहले प्रश्न खड़ा करने वाला कौन? भाजपा के लोग। ये लोग कह रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया, नीतीश जी क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अगर हमें प्रश्न करने का अधिकार नहीं है तो आप कौन होते हैं हमारे इतने सालों की सरकार पे प्रश्न खड़ा करने वाले? या तो प्रश्न खड़ा करना जायज है या तो नाजायज है। और अगर नाजायज है तो आप क्यों करते हैं? तो कम से कम इन लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये कुछ भी करते हैं वो सत्य हो जाता है और मात्र वही एक सत्य रह जाता है। तो आस्था जी, ये ठीक नहीं है। और आप भी जानती हैं, नीतीश बाबू को अगर हटाना लाना होता तो पहले से घोषणा की गई होती। लेकिन जिस तरह आपने तस्वीर देखी, एक तरफ सम्राट जी हैं, उधर अमित जी हैं, लेकिन नीतीश जी के दल का कोई नेता आपको दिखा आसपास? नहीं। तो ये जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को खत्म करते हैं, उसी रास्ते पे नीतीश जी को ले आएंगे। भाजपा पूरा बिहार में जो भी करना होगा, जैसे करना होगा, जो इनकी राजनीति का धोखेबाजी जो इनके उसमें है, जिस पे चलते हैं वही चलेंगे, वही करेंगे। हमें नीतीश जी पे प्रश्न खड़ा करना इसलिए जायज लग रहा है या होना चाहिए कि राजनीति में ये जो प्रश्न खड़े करते हैं वही कर रहे हैं और दूसरों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, आप बीजेपी गठबंधन को घेर रही हैं, खासतौर पर बीजेपी को कह रही हैं कि जिस पार्टी को साथ लेकर चलती है उसको धीरे धीरे खत्म कर देती है। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है, आप देखिए तो नीतीश कुमार जो हैं वो बहुत बड़े राजनेता है, लगातार मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं और इस बार भी कई बयान के विवादों के बावजूद बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है, उनकी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स और पॉजिटिव अप्रोच के साथ है। जिन पिछड़ों को और जिन दलितों को वो साथ लेने की बात करते हैं, बिहार में ये एक बड़ा फैक्टर है, पिछड़ों की राजनीति होती है। अब उसका सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार बन के निकले हैं, लगातार मुख्यमंत्री वो वहां के रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है, गठबंधन में है बीजेपी के साथ, अचानक किसी नेता को शंट कर दिया जाए, वो भी नीतीश कुमार जैसे नेता को, क्या उनकी सहमति नहीं रही होगी? खुद सोशल मीडिया पर डिक्लेयर भी कर रहे हैं नीतीश कुमार कि मैं चाहता हूं इधर आना। अब खबर है कि उनके बेटे पार्टी संभालेंगे। नहीं आस्था जी, मुझे लगता है पूरे अगर एपिसोड को अगर आप सही से समझो तो इसमें दो धड़े हैं जिनको पूरी कहानी पता है। पर्दे के अंदर क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के अलावा मुझे लगता है तीसरे व्यक्ति में इसकी कोई एंट्री नहीं है। ये तल्ख सच्चाई है। अब आ जाती दूसरी बात, क्योंकि जब से ये चीज है, क्योंकि इस समय स्थिति इतनी नहीं है, कई देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, सबकी निगाहें वहां पे हैं, यूजीसी का मुद्दा उठा हुआ, कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसमें मुझे लग रहा है एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार घिरी पड़ी है, सबके दिमाग वहां पे हैं। इस तरफ दिमाग किसी का नहीं गया, ना मीडिया का गया, ना किसी समीक्षक का गया, ना किसी व्यक्ति का गया। ऐसे में इस तरह की खिचड़ी पकना, क्योंकि आपके साथ डिबेट में हम जब चुनाव था, कई मर्तबा मैं ये बात कह चुका था कि हाँ, हो सकता है कि चुनाव में नीतीश कुमार को रिप्लेस ना करा जाए। अगर हो सकता है, अगर उनको सीएम बना भी दिया जाए या ये 1.5 साल का उनको टर्म दे दिया जाएगा, उसके बाद में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चेहरा लेके आए, क्योंकि शुरू से भारतीय जनता पार्टी उतावली रही है, इस बात को लेके आश्वस्त रही है कि सारे राज्यों में जिस तरीके से हमने कमल खिला दिया है और अपना व्यक्ति को हमने सीएम बना दिया, तो एक इकलौता एक हिंदी पट्टी का ऐसा राज्य बचा हुआ था जहां इनका सीएम नहीं था, वो अंततोगत्वा वो भी पूरा होते हुए दिख रहा है। अब बात मूल विषय यह आ जाता है, क्या इसका असर केंद्र से लेके यूपी की राजनीति पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगले 7-8 महीने के बाद में बिगुल बच जाएगा 2027 का। उससे पहले निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। कई सारी सीटें ऐसी हैं जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि और बिहार की पृष्ठभूमि से बिल्कुल मेल खाती हैं। अब जिस तरीके से सब चीजें निकल के आ रही है, जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके कई सारे ऐसे विधायक गण हैं, वो भी बाहर निकल के आ रहे हैं, भाई हमें तो कुछ नहीं पता था, अचानक कैसे हो गया। नीतीश जी का अपना फैसला या उनके किसी को, इवन उनके घर वालों को भी नहीं पता था कि ऐसे मौके में ऐसा इतना बड़ा फैसला ले लिया जाएगा और सीधे सीएम की कुर्सी पे कोई छोड़ के इतना बड़ा राज्य छोड़ के वो केंद्र में जा रहा है। इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए बहुत कुछ मुझे लग रहा है देसी घी खाना पड़ेगा सब लोगों के लिए, और घी खाने के बाद भी मुझे लगता है सच्चाई पता नहीं चल पाएगी। मैंने कहा दो लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी के धड़े को और दूसरा नीतीश कुमार को। ये तो यदा कदा यही कहा जा रहा भाई, देखो मुझे लगता है मेरी 40 साल की एज हो गई है, मैं जब से राजनीतिक चीज को मैंने समझा है, या आस्था जी आपकी भी एक जितनी एज हो गई, जब आपने बड़े हुए होगे और राजनीतिक समझ आई होगी, आपने जब होश संभाला होगा तो मुख्यमंत्री कोई सीएम बनते हुए देखा होगा, 2 साल 4 साल 21 साल 20 साल 30 साल। तो हमारी आपकी आदत बन गई है कि भाई बिहार का जब नाम आता है, कोई भी परीक्षा उठा के लो, चाहे यूपीएससी के ले लो, कोई भी ले लो, अगर ये पूछा जाए बिहार का मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार। कल को अगर पैदा हुआ बच्चा अगर 6 साल अगर उसको बिता ले तो भी नीतीश कुमार। लेकिन इतना लंबा कैरियर, इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर और सब कुछ, जैसे आपने कहा दलित पीडीए जितने भी हैं, उनको अगर उनको पसंद ना करते तो उनको दोबारा से इतनी बड़ा मौका फिर दोबारा से ना दिया जाता। भाई चुनाव के समय ये कहा जा रहा था आरजेडी बड़े अच्छे परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छे मौके का वो फायदा उठा रही, इस बार हो सकता है नीतीश कुमार को जगह ये बिहार की बाजी उनके हाथ में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार की जनता ने अंततोगत्वा उन्हीं पे ही विश्वास करा, लेकिन विश्वास मुझे लगता आज बिहार की जनता कि जो आकांक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीद थी, वो यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार 5 साल तक सीएम नहीं रहेंगे। अब उसी बीच में उनको
हटा के या खुद उनकी इच्छा, हालांकि जो पोस्ट उनकी मैं एक एक शब्द के मायने निकाल रहा था जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लग नहीं रहा था ये फैसला उनका अपना है। क्योंकि जब मैं लौटूंगी रमेश जी, मैं लौटूंगी, क्योंकि देखिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत तरह के कयास भी हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार खुद ही ऐलान करते हैं और उस बात को लिखते हैं कि बस एक राज्यसभा रह गई थी, उसको सदस्य बनना चाह रहा हूं और इधर आना चाह रहा हूं। उसके बाद खबरें आई कि जो उनके बेटे हैं वो जेडीयू भी संभालेंगे और बिहार के डिप्टी सीएम भी होंगे। संदीप सिंह हमारे बीच में, दलित चिंतक। संदीप जी बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए पॉलिटिक्स की है, बीजेपी उसकी काट खोज रही है। लोकसभा चुनाव का नतीजा भी सामने आ चुका है और इसी पीडीए की बदौलत समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त भी मिली हुई है। अब बारी आती है 2027 की, विधानसभा चुनाव यहां पर होना है, उस पीडीए का जवाब भी ढूंढना है। नीतीश कुमार बिहार से विजय करके लौटे हैं, जैसा मैंने कहा एक बड़ा, कहते हैं ना बिहार में जो ओबीसी पॉलिटिक्स होती है, सबसे बड़ा चेहरा बन के वो उभरे हैं। तो उनको दिल्ली लाकर क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो क्या नीतीश कुमार की मौजूदगी कोई प्रभाव डाल सकती है? क्या उनका कोई फैक्टर है जो आपको लगता है यहाँ के पिछड़ों दलितों पर कोई प्रभाव असर छोड़ सकता है? संदीप जी देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जब मैं बात करूंगा, नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंत है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम गठबंधन के जो दल थे उनको खत्म कर दिया एक तरीके से, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या तमाम जिस तरीके, उसी तरीके से नीतीश कुमार का भी ये अंत है। और आप सोचिए, दलित पिछड़ों ने मिलकर पीडीए मतलब विपक्ष को, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को मिलाकर लगातार अभी 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारी हार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 6000 वोटों से शुरू में पीछे चल रहे थे। आप बताइए, जहां दलितों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है, अलीगढ़ के अंदर बारात रोकी गई, कोकारी के अंदर एक दलित को पेशाब पिलाया गया, हरिओम वाल्मीकि के साथ लगातार बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आप बताइए, क्या उस प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार कोई काम करेंगे? नीतीश कुमार का करियर खत्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। आरएसएस के हेडक्वार्टर से ये जो स्क्रिप्टेड ट्वीट आया है, इसको पूरा देश आज जान रहा है। लेकिन मैंडेट तो नीतीश कुमार के चेहरे को मिला ना, तो ऐसे में क्या उन पर दबाव बनाना आसान था? मैम बने रहने देते पूरी तरीके से। क्या इस तरीके, ये सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के साथियों को धोखा देना, गठबंधन के साथियों के साथ धोखाधड़ी करना। और मैं कहूं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े दलित विरोधी नेता मुझे लगते हैं, जिनके राज में लगातार दलित उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी मैं कहूंगा कि ये हर कीमत पर हारने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे किसी भी कीमत पर। चलिए, ये आकलन है आपका। ओपी सिंह जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता, जो लगातार इन सभी दलीलों को सुन रहे हैं। ओपी सिंह जी बताइए, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, उसके बाद चलिए अगर राज्यसभा सांसद वो हो जाएंगे तो वहां से आगे क्या? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू और नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए साजिश रची है और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि भाई महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां पर दोहराने की कोशिश की जा रही है, मतलब पार्टी तोड़ने वाली बात। आस्था जी, कुछ लोग राजनीति में प्रदेश और देश में इसलिए आए हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा एकाधिकार है कि जब भी बनूं मुख्यमंत्री मैं बनूं, प्रधानमंत्री मैं बनूं, मेरे परिवार के नहीं, मेरे अलावा कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री न बने। देखिए, हमने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया। पिछली बार भी चुनाव हुआ, हमने नीतीश जी का चेहरा आगे रखा। इस चुनाव में भी हमने नीतीश जी के गठबंधन में चेहरा आगे रखा और यहां तक घोषित किया कि चुनाव में विजय के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। क्या लालू परिवार ने यह घोषित किया था कि उसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा? दूसरी बात, ये एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ भी हमने धर्म निर्वाह किया और पूरी सरकार उनकी चलाई। हमने नीतीश जी की भी चलाई। नीतीश जी लोकप्रिय नेता हैं और जैसा कि आप आस्था जी बार बार कह रहे, 2027 के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय हैं कि चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, देश में नहीं दुनिया में वो लोकप्रिय है। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने प्रदेश के बाहर उनको दुत्कार देते हैं। वो गए थे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने, उनको दुत्कार दिया गया। कुछ नेता पश्चिम आते हैं, उनको दुत्कार दिया गया। तो ये तो अपने प्रदेश और अपने उसके कुर्बे के बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि पता है कि इनकी लोकप्रियता समाप्त है, ये कुंठाग्रसित है। ये वंशवाद के जो पोस्टर लेकर के पीसीआर संदीप सिंह की आवाज म्यूट क्यों है? ऑडियो उठाइए इनका, क्या कह रहे हैं? योगी आवाज आ रही है आस्था जी? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को लेकर बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के अंदर जातिवादी गुंडे पैदा करने के लिए है।
जहां आप देखिए, जहां दलितों की बारात रोकी जाती है, सर्टिफिकेट आप किस आधार पर दे रहे हैं संदीप ये जी? आधार पे ये सर्टिफिकेट आप किस आधार पर दे रहे हैं? चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बहुमत से सरकार में वापसी की है। तो सुनिए, जातिवादी कितना वक्त हो गया जब यहाँ यूपी में तो पैटर्न था, आप सुनिए, उस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होती। जातिवादी गुंडों को संरक्षण देने का लगातार सरकार बनाई है बीजेपी ने, इस बार उनके चेहरे पर चुनाव हुआ विधानसभा का। अब आप सुनिए किस आधार पे मैं कह रहा हूं, सर्वे कराया है किस आधार पर आप कह रहे हैं? और आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है। आधार सुन लीजिए, आधार सुन लीजिए, चैनल है जहां बैठ करके तुम चाहे जितनी बड़ी बातें कर लो, जितना बड़ा गुबार निकाल लो, ये तुम्हारा गुबार निकालने का चैनल है। अलीगढ़ बाकी सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई वही है जो सच्चाई जनता के हाथ में। सच्चाई जनता ने 17 में दिया, जो जनता ने 22 में दिया। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को शांत कराना चाहूंगी। भुवन जोशी जी 20 सेकंड, अब मैं 20-20 सेकंड आप सभी लोगों को दूंगी, 20-20 सेकंड सभी लोगों को। भुवन जोशी जी। आस्था जी, आप देश क्या देख रहा है, प्रदेश क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि एक मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया और बिहार के मुख्यमंत्री को एक राज्यसभा सदस्य बना दिया। ये नई परिपाटी देश और प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपने गठबंधन साथियों को आज चेताने का काम करा है इन्होंने कि आप चेत जाइए, हम लोग कैसा डिमोशन करते हैं, कैसा उनका कैरियर तबाह करते हैं, कैसे उसकी पार्टी को तबाह करते हैं, उस पर मोहर लगाने का काम करता है। और हम समाजवादी निश्चित है, हमें अपनी बिल्कुल अपनी जो आंख है, दुनिया की आंख, वो दिखाई दे रही है कि पीडीए का विजन, और पीडीए के विजन से 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। बहुत सही। क्यों हंस रहे हैं ओपी सिंह जी? हाँ बोलिए ओपी सिंह जी, फिर मैं सुधा जी का रुख करूंगी। नहीं देखिए आस्था जी, ऐसा है, एक साल पहले इनके जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है उसमें एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगी थी, 2027 का सत्ताधीश कौन? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया, भुवन जोशी जी, होर्डिंग लगाने से अखिलेश भैया सत्ताधीश, ये जनता तय करती, ये जनता तय करती है कि 27 में कौन मुख्यमंत्री बने। भुवन जी का ऑडियो खोलिए। जनता तय करती है, जनादेश तय करता है। लोकतंत्र की हत्या, विपक्षियों को कोई स्थान नहीं, ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा प्रदेश बनाएंगे आप। अच्छा, किस तरह से करे थे उत्तर प्रदेश में आप? लोकतंत्र में मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त है। पीडीए का कोई दूसरा होगा है तुम्हारे अंदर ताकत घोषणा करने अरे आपको देश और प्रदेश में ठीक ठाक जवाब दिया है, 2024 में ठीक जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का और आपके देश में आपने आज आपने कहा है 27 में यदि हमारी पार्टी बहुमत में आई तो ठीक है, ऑडियो क्लैश कर रहा है आप दोनों का, ऑडियो क्लैश कर रहा है। सुधा मिश्रा जी को लाइए स्क्रीन पर। सुधा मिश्रा जी, अब 2027 का चुनाव आने जा रहा है और जैसा मैंने जिक्र किया वही सवाल आपके लिए कि अगर नीतीश कुमार को कोई जिम्मेदारी दी जाती है या फिर मान लीजिए कि वो चुनाव प्रचार के लिए यूपी आते हैं, बिहार जीत करके आए हैं, एक बड़ा ओबीसी चेहरा और एक बड़ा ओबीसी वोटर उनके पीछे खड़ा हुआ है, तो क्या यूपी में वोटर्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? आस्था जी, वोटर्स पे प्रभाव अयोध्या में मंदिर बना के उसका करने का नहीं पड़ा, जनता समझदार हो गई है। तो कोई भी आए जाए इससे जनता को नहीं फर्क पड़ता है, जनता को फर्क पड़ता है कि कौन किसके लिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हम सरकार चला रहे थे नीतीश जी के साथ, मतलब सरकार ये चला रहे थे, ये यहाँ मान रहे बैठ के। नीतीश जी मात्र सिर्फ बैठे हुए थे, सरकार यही चला रहे थे, ये इन्होंने माना इस बात को। तो आप समझ सकती हैं राजनीति में जनता की बात करने के बावजूद जनता की मौजूद नहीं है, हमेशा ये हिमाकत और अरे भाई आपके बीच में मैंने एक बार भी नहीं बोला है, बोलने दीजिए। जो आपने कहा मैं उसी का उत्तर दे रही हूँ, मैं इसमें से कुछ नहीं बोल रही हूँ। कितनी सीटें मिलेंगी इतने बता दीजिए। मैं बिहार की राजनीति पे आपके ही कहे गए शब्दों को सिर्फ दोहरा रही हूँ, मैं कुछ नया नहीं कह रही हूँ। और आपकी राजनीति कितनी दुरुस्त और जनता के लिए ये आप लोग खुद ही तय कर देते हो। आपने कहा कि जनता चुनती है, जनता नहीं, सरकार आप चला रहे थे। कह रहे कि जनता नहीं, सरकार चुन के जनता ने अगर भेजा तो नीतीश जी को राज्यसभा भेजना है क्या पहले नहीं मालूम था आपको? अचानक से मालूम चल गया, चुनाव खत्म होने के अगर जनता का मैंडेट था कि वो बने रहे मुख्यमंत्री, तो आपको उन्हें हटाने की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? और राज्यसभा अचानक से कहाँ से? भाई राज्यसभा जाना है अचानक से कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हैं ये अचानक से कुछ नहीं है। राजनीति में जिस तरह से आप लोग
घुन की तरह राजनीति को खत्म कर रहे हैं, वो दिखाता है। कितनी सीटें आप मिली है? लोकतंत्र को खत्म करने की जो जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं वो दिखाता है, आपकी नेक नीयतें नहीं दिखाती है। ठीक है, चलिए ओपी सिंह जी, लास्ट कमेंट, मुझे शो वाइंड अप करना है। ओपी सिंह जी बोलिए। कर दिया होता कि नहीं, मैं केवल इससे ये पूछ रहा हूँ कि इनके नेता आस्था जी इतने लोकप्रिय हैं, बिहार में कितनी सीटें पहले मिली? आपको खुद से दिल्ली में कितनी सीटें मिली? महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिली? सारे प्रश्न का उत्तर अरे आप अपनी पूजा, चलिए, आप किसने कहने को इस तरह क्या की बोल जीता, रही है। किसके चेहरे पर जीता, ये सब कुछ जनता देख रही है। 27 का चुनाव भी निकट आ रहा है और बिहार में इस बदलाव का क्या यूपी चुनाव में असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश चले दिल्ली दरबार, अब बीजेपी का बिहार, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं और कयास हैं और विपक्ष के आरोप भी। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में इतना ही, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नया मुकाम, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का यूट्यूब पर नया मकाम। यूट्यूब पर न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। यूट्यूब पर न्यूज 18 यूपी यूके के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं।